हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो 8 दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पेपर आया था सीडीपी का। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट अप भी हुए हैं जाके 2021 में। तो आप देख सकते हो कि एक ईयर का पूरा गैप है जिसमें क्वेश्चंस चेंज हो के आते हैं, बट होते यही हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को भी ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पेपर में जाके दिक्कत ना हो अगर रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाएं इसमें से। तो ये क्वेश्चन पेपर है 8 दिसंबर 2019 का, जो मैं आपके लिए पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। ये सेकंड शिफ्ट का भी मैं डालूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपलोड कर दूंगी। तो हम देखते हैं पहली शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे। 1st to 5th क्लास के लिए सीडीपी आया था, जो क्योंकि शिफ्ट पहली आप सबको पता है 1st to 5th क्लास के लिए ही होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। जब बात आ गई क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल का मतलब ही होता है बहुत क्रूशियल पीरियड, मतलब बहुत ही नाजुक जो पीरियड होता है एक बच्चे की लाइफ में, उसकी डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलप होने में, वो कौन सा होता है, अर्ली चाइल्डहुड। ये आप सबको पता ही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये मैंने पहली ही वीडियो बनाई थी अपनी, सबसे पहली सीडीपी की पहली क्लास ली थी, उसी में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है एक बच्चे की लाइफ में। उसी में उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, वही एक क्रूशियल पीरियड होता है बच्चे की लाइफ में। सो पहले का आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। Now comes the second question. Which of the following is a stage of moral development proposed by Lawrence Koberg? कोबर्ग ने कौन सी स्टेज को मॉरल डेवलपमेंट कहा था कि बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट कब होती है, बच्चा मॉरली कब डेवलप होता है? सेकंड इज करेक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये आप सबने किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। लेटेंसी स्टेज नहीं होगी, कंक्रीट ऑपरेशनल नहीं होगी, क्योंकि कंक्रीट तो वैसे ही नहीं आती इसमें, वो तो प्याजे की थी। इंडस्ट्रियल वर्सेस इन्फीरियोरिटी स्टेज भी नहीं आएगी, ये आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन, कि क्लासरूम में जब डिस्कशन हो रही थी, अ टीचर्स ऑफन पेज अटेंशन टू बॉयज़ दैन टू गर्ल्स, कि एक जो टीचर है वो बॉयज़ को ज़्यादा अटेंशन दे रही है और गर्ल्स को कम दे रही है। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ये तो सीधी सीधी एग्जाम्पल है कि बायसनेस हो रही है, राइट कि बॉयज़ को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जा रही है और गर्ल्स को कम। ये तो बायसनेस हो गई ना, तो इसका सही आंसर है जेंडर बायसनेस। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, Which of the following effective strategy to reduce children's gender stereotype and gender role conformity? मतलब आप कैसे, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप आप सबको पता होगा कि जो सोसाइटी की तरफ से रोल फिक्स किए जाते हैं कि मेल्स का काम सिर्फ ये करना है और फीमेल्स का काम सिर्फ ये है। फीमेल्स बाहर जाके काम नहीं कर सकती और मेल्स घर के काम नहीं कर सकते, ये सोसाइटी ने ही तो बनाया है। तो ये सब चीज़ों को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? सिंपल, इसका प्ले ग्रुप नहीं आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो भी सेग्रीगेटेड मतलब अलग अलग बिठाना, ये भी गलत है। डिस्कशन करोगे, अगर आप डिस्कस करें से बात सामने आएगी कि एक्चुअल में सोसाइटी की सोच क्या है। आज के बच्चे अगर पढ़ेंगे ये सब चीज़ें तो आगे जाके भी वही करेंगे, तो इसलिए उनको डिस्कशन करना ज़रूरी है ताकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वल राइट्स मिल सकें। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। Now comes the fifth question. Which of the following theorists, while viewing children as active seekers, किसने कहा था कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव सीकर्स हैं ऑफ नॉलेज, इम्फोसाइज इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल, सोसाइटी और कल्चर दोनों का मिक्स, सोसाइटी प्लस कल्चर किसने दी थी? ये तो वाइगॉत्स्की ने ये दी थी, हमें सबको पता है, क्योंकि पियाजे ने सिर्फ ये बोला था कि जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं। कोबर्ग ने क्या, मॉरल डेवलपमेंट दी थी, तो बच्चा क्या, वाइगॉत्स्की ने बोला था सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों के बारे में। नेक्स्ट कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाइल वर्किंग ऑन जिक्सॉ पजल 5-year-old नजमा सेज टू हरसेल्फ, मतलब जो नजमा थी वो पजल खेल रही थी और उसने जब पजल सेट कर रही थी वो, उसने खुद से पूछा ब्लू पीस कहाँ पे गया? नो,
this one darker one that would go here and make this shoe। मतलब अपने आप से खुद से बात कर रही है कि अरे कि अगर मैं ये ब्लू कलर का डब्बा लगा दूंगी क्या मेरी पजल कंप्लीट हो जाएगी, अगर मैं रेड वाला लगा दूंगी या ब्लैक वाला लगा दूंगी ऐसे क्या होगा। मतलब vygotsky के अकॉर्डिंग वो कौन सी स्पीच है। स्कैफोल्डिंग तो नहीं होगी क्योंकि स्कैफोल्डिंग तो हमेशा हेल्प होती है, हेल्प कोई नहीं कर रहा उसकी, वो खुद से ही बातें कर रही है, अलाउड तो नहीं बोल रही, ना ईगोसेंट्रिक स्पीच है, ये सीधी सी प्राइवेट स्पीच है। प्राइवेट स्पीच वो होती है जो हम खुद से ही बातें करते हैं, खुद ही सोल्यूशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। नाउ कम्स द 7th क्वेश्चन, गिविंग क्लूज टू चिल्ड्रन। चलो जहाँ पे हिंट्स एंड क्लूज आ गया वहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि आपने टेम्पररी हेल्प देनी है, और टेम्पररी हेल्प क्या होती है, हमेशा स्कैफोल्डिंग होती है। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो कितनी बार रिपीट हो चुका है, और यही टॉपिक मैंने आपको बताए थे कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। CDP अच्छे से कर लो, आपके तो 30 नंबर भी आ सकते हैं अगर फिर से रिपीट हो जाएं क्वेश्चंस। नाउ कम्स द 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बाय जेन पियाजे। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी, उसमें हमने क्या किया था, हमने CCS किया था अगर याद हो, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन एंड स्टीरिएशन। तो इसमें सीधी सी बात है, कंजर्वेशन आ गया तो क्या होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नहीं याद हो रहा तो सिंपल C से याद रखो, जहाँ पे कंक्रीट C आ गया तो उसका क्या होगा, CCS, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन एंड स्टीरिएशन। नाउ कम्स द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, Which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development। इसमें क्या था, पियाजे ने क्या दिया था, स्कैमा दिया था। ये हमें सबको पता है कि हमने अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया है, वो बिहेवियर, हर एक का अपना बिहेवियर होता है, हर एक का थिंकिंग पैटर्न अलग होता है, वो होती है स्कैमा। नाउ कम्स द 10th क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। जो असेसमेंट होती है वो क्यों दी जाती है, बच्चों को रैंक करने के लिए। ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन, वो तो सही है, बच्चे की क्या है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए असेसमेंट देते हो आप, ताकि बच्चे को पता लग सके कि कौन से बच्चों को कन्फ्यूजन है, एरर्स है, और कहाँ पे टीचर को उसको सही करना है। लेबल करना बच्चों को, ये तो गलत बात है, बच्चों को लेबल करना है ऐसे तो। मार्किंग पास या फेल रिपोर्ट कार्ड पे, ये भी गंदी बात है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ताकि आप बच्चों की कन्फ्यूजन दूर कर सको उस कंसेप्ट को लेकर। नाउ कम्स द 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस हम सबको पता है, सीधी सी बात है, इंटेलिजेंस क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, और इंटेलिजेंस में बहुत सारी एबिलिटीज़ आती हैं बच्चे की। तो 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नाउ कम्स द 12th क्वेश्चन, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन। जो रूही है ना, वो अलग अलग सोल्यूशंस ढूंढती है हर एक चीज़ के, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल, जो सही भी होते हैं। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, रूही कैसी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा हुआ उसका, क्रिएटिव थिंकर का ही हुआ, कन्वर्जेंट तो नहीं होगा, ना ही रिजिड होगा, रिजिड तो होगा बस उतना ही, ईगोसेंट्रिक भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, वो एक क्रिएटिव थिंकर है, वो बहुत सारे सोल्यूशन सोच सकती है, उसको अलग अलग आइडियाज़ आ सकते हैं। क्रिएटिव बच्चा ही सोच सकता है अलग अलग आइडियाज़, राइट। तो इसका सही आंसर है क्रिएटिव थिंकर। नाउ कम्स द 13th क्वेश्चन, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिप्राइव्ड ग्रुप ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड। कि जो बच्चे हैं जो डिप्राइव्ड ग्रुप से आते हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड थोड़ा सही नहीं होता, मतलब बहुत लो क्लास से आते हैं वो बच्चे, और तो टीचर को क्या करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। विड्रॉ करने को तो नहीं बोलेगा टीचर कि भाई तू स्कूल ही छोड़ जा, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड भी नहीं होगा कि इस सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले टीचर कि भाई अब तो क्या हो सकता है, अब तो है जो है वही है, ये भी गलत बात है। एक्सपेक्टेशंस कम कर ले, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कम क्यों करनी है। फोर्थ ऑप्शन, रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड द वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। टीचर को अपनी खुद की टीचिंग पे पहले एक बार देखना चाहिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मुझे क्या करना चाहिए जिससे वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करे और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सके। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें। नाउ कम्स द 14th क्वेश्चन, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम वही होता है जिसमें हर एक तरह का बच्चा, डाइवर्सिटी कहते हैं जिसको आप, राइट, वो बच्चे इंक्लूडेड हो। अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स, कि अलग अलग बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग, ताकि हर बच्चे को समझ आए,
क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी अपनी अलग होती है उस चीज़ को जल्दी ग्रैब करने की, राइट। तो उस अकॉर्डिंग टीचर को अपना प्लान प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। नाउ कम्स द 15th क्वेश्चन, द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स, मतलब सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया तो आप सबको पता है, रीडिंग प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल सी बात है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। ये आप सबने इम्पेयरमेंट्स में पढ़े थे, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सब कुछ हमने पढ़ा था, राइट। तो इसका सही आंसर है, रीड करने में जिसको प्रॉब्लम आती है वो डिसलेक्सिया होता है। Now comes 16th question. The concept of inclusive education as advocated in the Right of Education 2009 किस चीज़ पे बेस्ड था? जो राइट ऑफ एजुकेशन था, इंक्लूसिव एजुकेशन थी, किस चीज़ पे बेस्ड थी? बिहेवियर पे नहीं थी, सिंपथी पे नहीं थी, ठीक है, डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन, ये भी बिल्कुल नहीं था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये एक तरह का ह्यूमन का राइट होता है, एजुकेशन हर एक बच्चे का राइट है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ कम्स 17th क्वेश्चन, इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली। लर्निंग क्या है कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क में? कंस्ट्रक्टिव मतलब नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी, ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी, रोड मेमोराइजेशन नहीं होगा, रट्टा नहीं मारना, रीइंफोर्समेंट भी नहीं होगा, इक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, मतलब एक कंडीशन रखनी चाहिए कि तुम इक्वायर करो भाई, इसी कंडीशन में करो, चेंजेस नहीं आ सकते, नो। फोर्थ होना चाहिए, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ताकि बच्चा एक टीचिंग को हम तभी मतलब या एक लर्निंग को हम तभी कह सकते हैं कि अच्छी लर्निंग है जब वो बच्चा उस चीज़ का मीनिंग सही से समझ सके। मीनिंग समझ आ गया, उसको सब समझ आ गया, ठीक है। तो एक टीचर का भी यही काम होता है कि वो बच्चे को अच्छे से समझाए, उस एक एक वर्ड का मीनिंग समझाए, ताकि वो अच्छे से उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सके पेपर में भी। Now comes the 18th question, naive theories that children construct about various phenomena. नेव थ्योरीज होती हैं जो बच्चे कंस्ट्रक्ट करते हैं अलग अलग फिनोमेना से, शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स। नेव थ्योरीज एक्चुअली क्या होते हैं, जो हम खुद से ही बना लेते हैं ना अपने दिमाग से कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप लेके चलते हैं, तो इन सब चीज़ों को तो चैलेंज करना चाहिए अलग अलग एग्जाम्पल्स देके, वो होती है नेव थ्योरीज, जो हम खुद से ही बनाते हैं अपनी थ्योरीज। स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल लेके चल सकते हो आप इसमें। नाउ कम्स 19th क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी प्रमोट्स। जो चाइल्ड सेंटर्ड पैडागोजी है इसमें क्या बताया गया है, किस चीज़ को प्रमोट कर रही है? एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, कि सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे ही बेस्ड हो, नो। रोड मेमोराइजेशन नहीं होगी, लेबल नहीं करना किसी बच्चे को, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। गिविंग प्राइमेसी टू चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस, कि बच्चे के एक्सपीरियंस को सबसे पहले सबसे ऊपर रखना है आपने, राइट। नेक्स्ट, इमोशंस एंड कोग्निशंस आर डैश ईच अदर। ये क्वेश्चंस मैनी ऑफ द टाइम रिपीटेड है, आप सबको पता है कि जो आपके इमोशंस होते हैं और आपका कोग्निटिव मतलब आपकी इंटेलिजेंस है, वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। क्यों रिलेटेड होती है? बिकॉज देखो, अगर आपका माइंड ही सेट नहीं है तो आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो इसलिए वो क्या होते हैं, एक दूसरे से हमेशा इंटरवोवन होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपका माइंड ही सही नहीं है तो हम इमोशन कैसे कंट्रोल करोगे? इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, माइंड कंट्रोल नहीं होगा, राइट। तो एक दूसरे से रिलेटेड है ये चीज़ें, इंटरवोवन है एक दूसरे से। Now comes 21st question, which of the following statement about learning is correct from constructive perspective? नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है बच्चे की, कौन सा बिल्कुल सही है? पहला ऑप्शन रिकॉल, नहीं, रट्टा नहीं मारना, रोड मेमोराइजेशन भी नो, नॉट एट ऑल। रेपिटेटिव, रिपीटिशन तो करनी ही नहीं है हमने। लर्निंग क्या है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा के, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम 22nd क्वेश्चन, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स। बच्चों को एग्जाम्पल्स दे के और नॉन एग्जाम्पल्स दे के क्या होगा, ये इफेक्टिव वे है एक उसको सिखाने का, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, कन्फ्यूजन आएगी, गलत है। कॉजेज गैप्स तो नहीं आएंगे, एग्जाम्पल दोगे तो बच्चे में गैप कहाँ से आएगा लर्निंग में, नहीं। प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन कंसेप्चुअल, ये भी गलत बात है, कंसेप्ट की नहीं होनी चाहिए। अफेक्टिव वे है एक तरह से, ताकि बच्चों के सही हो सके उनकी लर्निंग। नाउ कम्स 23rd क्वेश्चन, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन to engage in learning activities either to avoid punishment or gain the reward। ये आप सबको पता है कि बच्चे को बोलना है ताकि वो लर्निंग एक्टिविटी में खुद को इंगेज करे, या तो पनिशमेंट के लिए या रिवॉर्ड के लिए। इससे क्या होगा,
बच्चे की नेचुरल जो इंटरेस्ट है और क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाएगी। देखो आप उसको बोल रहे हो कि तू ये काम कर वरना तेरे को पनिशमेंट मिलेगी, या तू ये काम कर तो तेरे को एक रिवॉर्ड मिलेगा। इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट तो नहीं बना, अपना इंटरेस्ट नहीं है बच्चे का, वो सिर्फ रिवॉर्ड पाने के लिए या पनिशमेंट से बचने के लिए वो काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, ना उसकी क्यूरियोसिटी होगी, इससे कम हो जाएगा वो सब चीज़ें। Now comes 24th question, which of the following practices promote meaningful learning? इनमें से meaningful learning कब होती है? पहला ऑप्शन पनिशमेंट, पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन तो होनी चाहिए एक तरह से। कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए, कंपेयर नहीं करना किसी बच्चे को। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें से सेकंड आएगा बिकॉज इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों है। Now comes 25th question. How can teacher facilitate understanding of complex concepts in the children? कि जो टीचर है, कई बार कुछ कंसेप्ट होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं बच्चे के लिए, तो टीचर उनको कैसे अंडरस्टैंड करा सकती है? लेक्चर देके नहीं, लेक्चर तो क्या है, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, कंपटीशन नहीं करना, रेपिटेशन नहीं करनी बार बार, अपॉर्चुनिटी देनी है बल्कि उनको, ताकि वो खुद एक्सप्लोर करे, खुद उस चीज़ को ढूंढे और डिस्कस करे क्लास में आकर। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इससे उनकी लर्निंग भी अच्छी होगी। 26th क्वेश्चन, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स। कि एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है, वो बच्चों को कैसे बोल सकती है, इनकरेज कर सकती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। तो इसका सही आंसर क्या है, फोर्थ, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। गैस लगाएं और उस पर थोड़ा सा काम करें कि क्या मैं सही हूँ, क्या मेरा गैस सही है। इससे क्या होगा, उसकी मतलब थोड़ा सा दिमाग भी चलेगा और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेगा और खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। Now comes 27th question. In which of the following periods does physical growth and developments occur at rapid pace? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्रूशियल पीरियड हो गया, रैपिड पेस हो गया, इसका सही सीधा सा आंसर है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड तो देखो सेकंड में भी था, अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो तो इन्फेंसी स्टार्टिंग पीरियड की बात हुई है। इन्फेंसी स्टार्टिंग ही होता है 0 to 2 years, राइट। तो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड इसका सही आंसर है। नाउ कम्स 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आप सबको पता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, ये तो हमें पता ही है, हमारे बर्थ से लेके डेथ तक। मॉडिफिएबल है, इन्फ्लुएंस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का तो मेन रोल है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चर कंटेक्स्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस तो करती है हमारी सोसाइटी, हम कैसे कल्चर में रहते हैं, कैसी हमारी सोसाइटी इन्फ्लुएंस तो करते हैं। तो गलत, मतलब कहने का मतलब नॉट अ प्रिंसिपल पूछा है ना, तो ये फोर्थ वाला नॉट अ प्रिंसिपल। नाउ कम्स 29th, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, मतलब इंडिविजुअल वेरी करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर एक बच्चे की अपनी सीखने की क्षमता होती है, हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पे क्वेश्चन आ गया हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, सीधा आंसर होता है क्योंकि इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस में। नाउ कम्स 30 क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एजेंसी। ये तो आपने सीधी सी की थी कि जहाँ फैमिली आ गया, फैमिली तो हमारी प्राइमरी होती है, तो सीधा सीधा प्राइमरी तो फैमिली तो कट ही गया, पहले दो ऑप्शन कट दिए। मीडिया एंड नेबरहुड ये तो बाद में आ जाता है। स्कूल्स हमारा क्या होता है, हमेशा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी हमेशा फैमिली लेके चलते हैं और सेकेंडरी में हमेशा स्कूल लेके चलते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप टुडेज़ वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, और प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रीवियस ईयर से ही आपको पेपर आता है सीटेट में हमेशा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।